नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा पे। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरा नाम है मनोज और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हम कवर करते हैं जीके और जीएस का पार्ट। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों आज है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो सेकंड आंग्ल बर्मी युद्ध कब लड़ा गया ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास? 1852, 1552, 1652 या फिर 1752। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, 1852। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध आपका लड़ा गया। ठीक है, आंग्ल बर्मा युद्ध से आप क्या समझते हैं दोस्तों? आंग्ल बर्मी युद्ध आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा वर्सेस किसके साथ हुआ? ये आपका बर्मा के साथ हुआ। ठीक है, टोटल 3 युद्ध हुए हैं। कितने? 3 युद्ध। तो पहला युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो वो हुआ आपका 1824 से 1826 तक ये आपका युद्ध हुआ। पहला आंग्ल बर्मी युद्ध कब हुआ? 1824 से 1826 के बीच हुआ। दूसरा कब हुआ? दूसरा आपका है 1852 में हुआ है। ठीक है, 1852। और तीसरा कब हुआ? तो तीसरा हुआ आपका 1885 में, है ना। तो टोटल कितने युद्ध हुए दोस्तों? टोटल 3 युद्ध हुए। आंग्ल बर्मी युद्ध 3 हुए टोटल। ठीक है, तो दोस्तों आंग्ल बर्मी युद्ध क्यों हुए? कारण क्या थे इस युद्ध के होने के? तो कारण थे आपके, जो आपका ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वह आप जानते हैं किसके लिए आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन धीरे धीरे वह क्या करती थी? वह राज्यों पे कब्जा करना शुरू कर देती थी। तो उसे बर्मा में अपना क्या करना था? व्यापार करना था, लेकिन वहाँ उसका क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। ठीक है, इसी विरोध के चलते आंग्ल बर्मी युद्ध शुरू हुए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 2, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन क्या है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन 4 बृहद्रथ। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है? बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। बृहद्रथ कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, आखिरी शासक बृहद्रथ था। ठीक है, तो दोस्तों प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये प्रथम थे आपके। कब की इन्होंने स्थापना मौर्य साम्राज्य की? तो ये की आपकी 322 ईसा पूर्व में। ठीक, दोस्तों बृहद्रथ का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका शासनकाल रहा आपका 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जैसा कि हमने आपको अक्सर बताते आते हैं, प्रथम और आखिरी, है ना, पहला और अंतिम मेन होते हैं, तो वह आप याद करते चलेंगे। ठीक है, प्रथम आपके चंद्रगुप्त मौर्य और आखिरी कौन से हैं? बृहद्रथ हैं। ठीक है, अशोक कौन है? तो अशोक है बिंदुसार के बेटे। ठीक है, बेटे अशोक महान बिंदुसार के बेटे हैं। और बिंदुसार कौन है? ये चंद्रगुप्त के बेटे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त का बेटा। ठीक, तो ये इनके
मौर्य साम्राज्य के सभी वंशज हैं यहाँ पर जितने भी हैं, ठीक है, ये सभी वंशज हैं। ठीक है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस साम्राज्य के बाद हुई? तो वह हुई आपकी नंद वंश के बाद। नंद वंश के बाद, ठीक है, नंद वंश के बाद किसकी स्थापना हुई? आपकी मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के बाद किसकी स्थापना हुई? बृहद्रथ की हत्या के बाद। तो इनकी हत्या किसने की? इनकी हत्या की इनके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग ने इनकी क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी। ठीक है, ये इनके सेनापति थे। हत्या की, ठीक। हत्या करने के बाद इन्होंने अपना वंश चलाया जिसका क्या नाम था? शुंग वंश। ठीक है, अपने नाम पे इन्होंने अपना चलाया शुंग वंश। ठीक है, इस तरह से एक के बाद एक वंश आते गए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 3, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो हमें बताना है जब स्वतंत्रता हुई थी तो दोस्तों देश की कितनी प्रतिशत आबादी क्या है? कृषि पर निर्भर थी। आइए ऑप्शन देखें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 90%। ठीक है, ये सब परसेंट में है। ऑप्शन सेकंड है 40%। ऑप्शन थर्ड है आपका 20%, या फिर ऑप्शन नंबर 4 75%। तो दोस्तों क्या है आपका सही उत्तर? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 75%। ठीक है, कितने परसेंट थी? 75%। तो दोस्तों देश हमारा कब आज़ाद हुआ? 1947 में। ठीक है, ठीक। और जनगणना कब होती है? आप जानते हैं हर 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती है। तो जनगणना कब हुई आपकी? वो होगी 1951 में। ठीक, ठीक है। तो 1951 में जब जनगणना हुई तब लगभग 75% जो आबादी है वो किस पर निर्भर थी? आपकी कृषि और उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर थी। ठीक है, ठीक है, कृषि पे थी और कृषि संबंधित कार्यों पर थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब ना तो इतनी क्या थी फैक्ट्रियां थी, ना ही कोई अर्बनाइजेशन था, इतना डेवलपमेंट देश में नहीं था। ठीक है, इस वजह से क्या है 75% देश की जो आबादी थी वो कृषि पर निर्भर करती थी। वर्तमान की भी स्थिति यह है दोस्तों कि भारत में आज भी अधिक जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर करती है? वो आपकी कृषि पर ही निर्भर करती है। ठीक है, 1960 के दशक में दोस्तों आप जानते हैं हरित क्रांति हुई थी, है ना। तो हरित क्रांति किस लिए हुई थी? ताकि कृषि पे क्या कर सके, कृषि क्षेत्र पे जो हमारी निर्भरता है उसे कम कर सकें। निर्भरता कम करने के लिए हरित क्रांति की गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 4, किस भारतीय नर्तक ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता? ठीक है, किस भारतीय नर्तक ने स्ट्रिंग कठपुतली, जिसे धागा कठपुतली भी कहते हैं,
उसका पुरस्कार जीता, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता 2000 वर्ष 18 में। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन फर्स्ट है अनुपमा होसकेरे, दूसरा ऑप्शन सुरूपा सेन, तीसरा ऑप्शन तपन कुमार पटनायक, या चौथा ऑप्शन डॉक्टर अरुणा मोहंती। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक जी क्या है? ये एक जाने माने क्या है, स्ट्रिंग कठपुतली के खेल दिखाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। उसे धागा कठपुतली भी कहा जाता है, ठीक। ये इतने माहिर हैं कि अपनी उंगलियों के ही माध्यम से क्या करते हैं, कठपुतली में जान फूंक देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे संगीत नाटक अकेडमी 2018 में इन्होंने पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन बतानी है, सही कौन सा है। कथन देखें, पहला कथन, यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा, जहां ऐसा डाटा ऑनलाइन एकत्र किया जाता है या ऑफलाइन एकत्र किया जाता है और डिजिटल किया जाता है। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन सही है हमारा। यह एक ऐसा अधिनियम है जो कि क्या करेगा, जितना भी हमारा ऑनलाइन डाटा है या ऑफलाइन डाटा है उसे क्या करेगा, सुरक्षित करने में सहायता करेगा। ये इस कथन में दिया गया है, तो ये कथन हमारा पहला सही है। अगला कथन क्या है? यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा यदि वह भारत में वस्तुएं या सेवाओं की पेशकश के लिए हो। तो कथन दूसरा भी हमारा सही है। क्यों? क्योंकि ये भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करणों पर भी लागू होगा जो क्या करेंगे, यदि वह भारत में वस्तुएं या सेवाओं की क्या करते हैं, पेशकश करते हैं, तो उनको भी इस दायरे में लिया जाएगा, इस क्या विधेयक के द्वारा इसमें शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों कथन दोनों ही सही है हमारे, और सही कथन हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों कथन क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। तो डेटा, ये जो विधेयक है डेटा किससे संबंधित, डेटा की सुरक्षा से संबंधित। तो आप जानते हैं आजकल हम अपना डेटा ऑनलाइन या ऑफलाइन काफ़ी रहता है, ठीक है। तो उसका क्या रहना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके, है ना दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 6, भारत सरकार ने बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया था? तो भारत सरकार ने 2023-24 बजट में कितनी प्राथमिकताएं को अपनाया था, ठीक है। प्रश्न ये है आपका, ऑप्शन देखते हैं, 7, 5, 6 या फिर 9। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1, 7 प्राथमिकताएं। तो भारत सरकार ने बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं को क्या किया, अपनाया, ठीक है। कौन कौन सी थी 7? जैसे युवा शक्ति, ठीक है, युवा शक्ति हो गया आपका। दूसरा हरित विकास हो गया, ठीक है। ठीक है, इस तरह से 7 पॉइंट थे आपके, 7 भागों में क्या किया गया था, बांटा गया था। 7 तरह की प्राथमिकताएं भारत सरकार द्वारा अपनाई गई थी बजट 2023-24 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 7, किस वर्ष से तीव्र आर्थिक विकास के कारण भारत की अत्यधिक गरीबी में क्या तीव्र कमी आई, ठीक है। तो प्रश्न ये है, कौन से वर्ष से
तीव्र आर्थिक विकास तीव्र होने के कारण किस वर्ष से क्या है, गरीबी में कमी आई, तीव्र कमी आई, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1994, 1991, 1992 या फिर ऑप्शन नंबर 4 1993। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा हमारा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही उत्तर 1991। 1991 में क्या हुआ, वो ऐसा वर्ष था जब गरीबी में तीव्रता से क्या आई, बहुत तीव्रता से कमी आई। ठीक है दोस्तों, आइए इसका कारण जानते हैं, कारण क्या था दोस्तों। आज़ादी के बाद भारत ने एक ऐसी विचारधारा अपना ली कि वे अपने आप में बंद रह के रह गया, ठीक है, ना कि बाहर से किसी कंपनी को अंदर आके व्यापार करने की अनुमति देना, और बाहर से अगर कोई वस्तु भी मंगाई जा रही है तो उस पर भी टैक्स, अत्यधिक टैक्स लगाना, ठीक है, ये सारी नीति थी। लेकिन 1991 में क्या किया, एलपीजी मॉडल लेकर आई सरकार, ठीक है, एलपीजी मॉडल, एलपीजी मॉडल, ठीक है, 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा ये मॉडल लाया गया, ठीक है। वित्त मंत्री कौन थे आपके, होते मनमोहन सिंह, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एलपीजी मॉडल, एलपीजी मॉडल अपनाया गया भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1991 में, ठीक है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी क्या है, उद्योग करने की क्या दी गई, उन्हें अनुमति दी गई, ठीक है, वह भी अपना क्या है, व्यापार कर सकते थे। ग्लोबलाइजेशन, पूरे विश्व से कंपनियां भारत में क्या कर सकती थी, निवेश कर सकती थी और भारत में अपना उद्योग जमा सकती थी, ठीक है। तो ये मॉडल अपनाया गया 1991 में, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारत में गरीबी क्या है, अत्यधिक तीव्र गति से क्या हुई, कम हुई, ठीक है। तो सरकार कौन सी थी दोस्तों, नरसिम्हा राव सरकार थी, कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार, ठीक, ये आपके पीएम थे, ठीक है। और वित्त मंत्री कौन थे आपके, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो एलपीजी मॉडल के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही क्या श्रेय दिया जाता है, ठीक है। और ये 2004 से 2014 तक क्या रहे, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा किस खेल से संबंध है। तो आपको बताना है, भारत की खिलाड़ी हैं शेफाली वर्मा, ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर बैडमिंटन। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्रिकेट। तो शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित हैं, तो शेफाली वर्मा आपकी क्रिकेट खेल से संबंधित हैं, ठीक है। शेफाली वर्मा जानी मानी एक क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है। इन्होंने दोस्तों 15 वर्ष की उम्र में क्या किया था, पदार्पण किया था, डेब्यू जिसे बोलते हैं। इंटरनेशनल डेब्यू उन्होंने 15 वर्ष की आयु में किया, ठीक है।
और यह अपने आक्रामक खेल के लिए जानी जाती हैं। खेलने का क्या है इनका आक्रामक अंदाज है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, सरकार के व्यय को के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सरकार क्या करती है, व्यय करती है, उसके संबंध में हमें बताना है। निम्नलिखित कथन, दो कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। तो कथन, पहला कथन क्या है, राजस्व वह वह है जो केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्णय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, ठीक है। कथन सही है हमारा। तो राजस्व वह है जो कि केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो सरकार जो भी खर्चा करती है भौतिक और निर्माण के लिए, वह राजस्व व्यय की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो कथन पहला सही है हमारा। कथन दूसरा क्या है, पूंजीगत व्यय से भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। तो कथन दूसरा भी सही है। क्यों? क्योंकि पूंजीगत व्यय से क्या होता है, भौतिक या वित्तीय संपत्तियों में निर्माण होता है और ये वित्तीय देनदारी में भी क्या होती है, इससे कमी आती है। तो दोस्तों हमें बताना है सही और गलत, सही कथन कौन सा है ये हमें बताना है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, कथन 1 और 2 दोनों ही क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि दर क्या थी, ये हमें बताना है। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना हुई है उसमें जो लक्ष्य रखा गया था, कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारे पास, ऑप्शन है पहला 6%, 8%, 7% या फिर 5%। तो दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 8%। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी आपकी, तो ये थी आपकी 2012 से 2017 तक, ठीक। लक्ष्य कितना रखा गया, लक्ष्य रखा गया आपका 8%, ठीक है। और उत्तीर्ण प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त कितना हुआ, लगभग 6 से 6.5% तक प्राप्त हुआ, ठीक है। जो कि लक्ष्य से क्या था, थोड़ा सा कम था, ठीक है। तो देखा जाए तो ये एक असफल पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं इसे, लेकिन ज़्यादा भी असफल नहीं थी, ठीक है। लक्ष्य जितना रखा गया था उतना लक्ष्य हम हासिल नहीं कर पाए थे, ये इसका, ठीक है। कितना कर पाए थे, 6 से 6.5% लगभग हम हासिल कर पाए थे, प्राप्त कर पाए थे, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आखिरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, लास्ट थी, आखिरी 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये आपका 12वां था, ठीक है। कब से कब तक वो हमने आपको बताया, 2012 से 2017 तक, ठीक है। पहला कब था दोस्तों, पहला तो पहला था आपका 1951 से 1956 तक, ठीक है। 5 ईयर प्लान हर 5 वर्ष में के लिए बनाया जाता है, ठीक है, सरकार के द्वारा, जो कि क्या रखेगा, एक वृद्धि दर लक्ष्य रखेगा और उसे हासिल करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 11, रण उत्सव देश के आश्चर्यजनक क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध यात्रा स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रातों में
श्वेत रेतीले मरुस्थल और भी अधिक मनमोहन लगते हैं। तो प्रश्न क्या है, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ये रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन क्या है, अंडमान, कच्छ, ओडिशा या फिर मालाबार। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, कच्छ। तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये कच्छ में मनाया जाता है। कच्छ कहाँ है आपका? भारत के पश्चिमी हिस्से में। पश्चिमी राज्य गुजरात में, ठीक है। गुजरात के कच्छ के रण मैदान में, ठीक है। कच्छ के रण के मैदान में। ठीक है, ये आपका एरिया है इसका लगभग 7500 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये त्योहार जो मनाया जाता है रण उत्सव, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष ये त्योहार आपका मनाया जाएगा, ठीक है। कब से कब तक? लगभग नवंबर से फरवरी तक ये आपका त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपके प्राकृतिक सौंदर्य है, जो रण का जो कच्छ है, वो सफ़ेद नमक का बहुत ही विशाल क्या है, एक एरिया है जो बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये उत्सव है आपका रण के कच्छ में। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आपको बताना है 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए। ऑप्शन है आपके दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई या फिर लखनऊ। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली। यानी कि 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे दोस्तों, वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में खेले गए, ठीक है, मनाया गया, ठीक। कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो ये राष्ट्रमंडल खेलों का 19वां संस्करण था। उन्नीसवां संस्करण था, ठीक है। भारत इसमें दूसरे स्थान पे रहा, ठीक है। भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, द्रव बहते हैं और अपना आकार बदलते हैं, ठीक। वे कठोर नहीं होते और इस प्रकार उन्हें डैश भी कहा जाता है। तो द्रव आप जानते हैं बहते हैं और अपना आकार बदलते हैं, वे कठोर नहीं होते और उन्हें इस प्रकार और क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है, विलयन, मिश्रण, द्रवीकृत या फिर तरल। तो दोस्तों क्या है सही उत्तर? सही उत्तर है आपका तरल। और क्या कहा जाता है द्रवों को? तरल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह क्या करते हैं, बहते हैं और अपना आकार बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं दोस्तों, दूरी पर होते हैं, ठीक है। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। ये अणु हो गए, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही दूरी होती है, इसलिए वे क्या करते हैं, अपना रूप बदलते हैं और तरल होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली?
तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन है फर्स्ट कपिल सिब्बल, यू ललित, किरण रिजिजू या डीवाई, यहाँ पे ऑप्शन अधूरा है, डीवाई चंद्रचूड़। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो क्या नाम है इनका पूरा? 50वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। ठीक है, कपिल सिब्बल कौन थे दोस्तों? कपिल सिब्बल तो ये एक कांग्रेस के क्या हैं? वरिष्ठ नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं? लॉयर हैं। ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। ये पूर्व है। ठीक है, अब ये अलग हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। ठीक दोस्तों, 50वें CJI तो आपके डीवाई चंद्रचूड़ हो गए, और 49वें की पूछी जाए, 49वें कौन से थे CJI? तो वो हैं आपके यू ललित। ठीक है, 49वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हैं यू ललित, है ना। किरण रिजिजू कौन थे? ये कानून मंत्री थे, कानून मंत्री। ठीक, तो 49वें आपके CJI हो गए यू ललित। 51वें नए कौन से हैं? 51वें CJI तो है आपके संजय खन्ना। ठीक है, ये 51वें CJI है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कर्नाटक के कुर्बा पुरुषों द्वारा की जाती है? तो आपको बताना है, 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सी नृत्य शैली कर्नाटक के कुर्बा पुरुषों द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, छऊ, फुगड़ी, डोलू कुनीथा या फिर बागू रुम्बा। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है हमारा? सही उत्तर है आपका डोलू कुनीथा, ऑप्शन नंबर 3 डोलू कुनीथा। किसके द्वारा की जाती है? ये कुर्बा पुरुषों जनजाति के द्वारा की जाती है, और कहाँ पे? कर्नाटक में की जाती है। ठीक है, छऊ कहाँ की आपका नृत्य है? छऊ तो ये आपका उड़ीसा, उड़ीसा झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, फुगड़ी कहाँ का है दोस्तों? फुगड़ी है आपका महाराष्ट्र का। ठीक है, फुगड़ी आपका महाराष्ट्र का। बागुरुम्बा कहाँ का है दोस्तों? बागुरुम्बा तो ये आपका है असम का। ठीक है, ये लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 16 क्या है दोस्तों? डैश का विचार पूर्व सोवियत संघ USSR के संविधान से लिया गया है।
तो हमें बताना है, यहाँ पे 4 आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसका विचार पूर्व यूएसएसआर से लिया गया है। वर्तमान में क्या है, यूएसएसआर रशिया का कहते हैं, ठीक है। यूएसएसआर क्या है, कितने देशों में, छोटे छोटे अलग अलग देशों में टूट गया, जिसमें से सबसे बड़ा देश बना रूस, ठीक है। रशिया सबसे बड़ा देश बना। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों, ऑप्शन 4 मौलिक कर्तव्य। तो ये हमें बताना है सही ऑप्शन क्या है आपका। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया, आपका यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया। तत्कालीन यूएसएसआर और आज का रूस से लिया गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए आपके, मौलिक अधिकार का जो विचार है ये लिया गया आपका यूएसए से, ठीक है। ठीक, मौलिक कर्तव्य का भाग कौन सा है दोस्तों, भाग जान लेते हैं इसका। भाग 4 का, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद इसके, तो इसका अनुच्छेद है 51 का, ठीक है। टोटल इसमें कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, तो टोटल इसमें 11 अनुच्छेद, 11 सब क्लॉज हैं, ठीक है। ग्यारह सब क्लॉज हैं, ठीक है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य को कब अपनाया गया, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है वह आपके मूल संविधान का भाग नहीं है। मौलिक कर्तव्य कब को आपको बाद में अपनाया गया, संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया। तो वो देखते हैं कब अपनाया गया। तो मौलिक कर्तव्य को दोस्तों अपनाया गया आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। कब अपनाया गया दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया, ठीक है। किसकी सरकार थी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की उस समय सरकार थी, उस समय ये मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया, ठीक है। किस देश का विचार है ये मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 17, ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो तबला बजाने के लिए कौन प्रसिद्ध है ये हमें बताना है। बिस्मिल्लाह खां, अयोध्या प्रसाद, अली अहमद हुसैन या अल्लाह रखा। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 अल्लाह रखा। अल्लाह रखा किसके लिए प्रसिद्ध है, ताल वाद्य यंत्र तबला के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इन्होंने मशहूर पंडित रविशंकर जी के साथ भी क्या किया है, अनेकों बार प्रस्तुति दी है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां आप जानते हैं ये किससे संबंधित है, शहनाई से है, ठीक है। अली अहमद भी क्या है दोस्तों, ये शहनाई से संबंधित है। अयोध्या प्रसाद ये भी आपके तबला से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, सुल्तान जौहर कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो आपको बताना है 2023 में जब सुल्तान जौहर कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई, ये आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों आपके कंबोडिया, सिंगापुर, भारत या फिर मलेशिया। तो आपको बताना है सही उत्तर। सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मलेशिया। तो सुल्तान जौहर कप की मेजबानी 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई, मलेशिया के द्वारा की गई, ठीक है। दोस्तों सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है।
ठीक है, हॉकी से। दोस्तों सबसे ज़्यादा बार इसे किस टीम ने जीता है? तो इसे जीता है आपका 3 बार, 3 बार भारत और ब्रिटेन ने। भारत और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन ने इसे 3 बार जीता है, ठीक है। मलेशिया, मलेशिया एक आपका दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है, देश है। राजधानी क्या है इसकी? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर इसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में भी उल्लेखित किया गया है? तो ये आपको बताना है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसे उल्लेखित न्यायालय के रूप में भी आपका अभिलेख न्यायालय के रूप में भी उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो दोस्तों ऑप्शन देखें। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 127 या फिर अनुच्छेद 125। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 129, ठीक है। अनुच्छेद 129 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो इसका अर्थ क्या है? अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? तो अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी निर्णय दिए जाएंगे उनको क्या किया जाएगा दोस्तों, संरक्षित करके रखा जाएगा, ताकि भविष्य में जब भी उससे मिलता जुलता अगर कोई केस हो तो उसी जजमेंट को क्या है, देखा जाएगा फिर से और फैसला दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे अभिलेख न्यायालय के रूप में भी उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 129 के द्वारा, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 124 में क्या है आपका? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 125 में क्या है? अनुच्छेद 125 में है सुप्रीम कोर्ट के जजों की क्या है? जजों की सैलरी आप कह सकते हैं, वेतन कह सकते हैं, ठीक है, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 127 में किसका उल्लेख है? तो इसमें जजों की नियुक्ति का उल्लेख है। कैसे जज? अस्थाई जज, ठीक है। अस्थाई जजों की नियुक्ति का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 127 में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 20, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो ये आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की जो वृद्धि है वह किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक रही, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारे पास? ऑप्शन है फर्स्ट बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय या फिर मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर 3 मेघालय। मेघालय में क्या है, जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक रही। अगर बात करें दोस्तों जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो सबसे अधिक आपकी उत्तर प्रदेश में है जनसंख्या, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या।
ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो वह आपकी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मेघालय में क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या कितनी दर से आगे बढ़ रही है, ये आपको इसमें दिया गया है। तो लगभग 26% की वृद्धि दर है। कितनी? 26%, लगभग 26% की वृद्धि दर है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों ये हमारा चैनल है टारगेट विद तेजा, आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की भी और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।